सो वेलकम बैक टू क्रैश कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जेई इंजीनियरिंग के लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। सेकंड लेक्चर में हम आज से डिस्कस करेंगे सर्किट लॉ। ये टॉपिक के अंडर जो कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड अपॉन द किरचॉफ्स लॉ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन, डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट थ्योरम्स एंड उसका एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं होने वाले, जहाँ पे भी आपको ट्रिकी क्वेश्चंस लग सकते हैं या फिर जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये कंप्लीट सीरीज में उसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आता है फिर भी ये वीडियोस है वो जरूर से देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, लेकिन जरूर से देखना, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर से मिलेगा। और क्वेश्चन जैसे ही सामने आएगा वीडियो पॉज करना, खुद से उसका अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद में वीडियो रिज्यूम करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 330 ohm resistors are connected in parallel across an ideal 40 volt source. What would be the equivalent resistance seen by the load connected across the circuit? तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो ये भी हम लोग पॉसिबिलिटीज है वो डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे वीडियोस आपके लिए। 30 ohms के जो 3 रेजिस्टर्स है, यहाँ पे इन्होंने कहा है 3 जो रेजिस्टर्स है हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें। करेक्ट, 30 ohms के 3 रेजिस्टर्स हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें और एक साथ में 40 वोल्ट का सोर्स भी है। यहाँ पे एक 40 वोल्ट का सोर्स भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। 40 वोल्ट, ये 30 ohms का, ये 30 ohms का और ये 30 ohms का। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक नंबर 1 क्या हो सकती है? ये अगर आप 40 वोल्ट सोर्स सर्किट में ड्रॉ करना भूल गए और यहाँ पे देखोगे कि 330 ohm रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 30 ohm से 30 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि तीनों पैरेलल में है, तो 10 ohm अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे 10 ohms दिया है, लेकिन 10 ohms यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स से अगर इन्होंने ऐसा ही सर्किट सिर्फ ड्रॉ किया, तो अभी इनको पूछा कि इक्विवेलेंट सर्किट इसका फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे और यहाँ से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 अगेन 30 दिखाई देगा एंड डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो भी आपको आंसर है वो 10 ohms है वो मिलेगा। लेकिन अगेन ये आंसर है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया है सीन बाय द लोड कनेक्टेड, यानी कि अगर इसके आगे हमने लोड कनेक्ट किया सपोज, तो वो पर्टिकुलर साइड से हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना दिखाई देगा। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, हम सभी लोगों को पता है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते। करेक्ट, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको अगर मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ मैं। अगर ये जो सर्किट है इसको मैंने, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 4 पाथ आ गए, 30 और ये 0 ohm का यहाँ पे पाथ आ गया है पैरेलल में। तो अगर करंट इससे हम लोग फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली करंट है वो इजीएस्ट पाथ है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि ओवरऑल सर्किट अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0 ohms। तो यहाँ पे जो 0 ohms है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है क्या हो सकता है ये भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पैरेलल में कैसे आ सकता है, अगर आपको नहीं पता है कि 0 ohms कैसे आ सकता है तो कैलकुलेशन करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को कैलकुलेशन करके देखना, 30 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 0, ऐसे हम लोग करते हैं पैरेलल का, ये आ जाएगा 0। फिर ये अगेन 0 30 के साथ लोगे तो भी 0 आएगा, उसके आगे लोगे 30 के साथ पैरेलल में तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे जरूर से मिस्टेक करेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जेनको के पेपर में भी यहाँ पे आया था, वहां पे सिर्फ आर और एल था, यहाँ पे आर एल और सी तीनों के तीनों यहाँ पे दिए है। ओके, सबसे पहले ये जो वाला ये करंट है 4 एम्पियर, ये सबसे पहले एक एक को नाम दे देता हूँ। ये कैपेसिटर में से करंट फ्लो होने वाले, करेक्ट, ये जो करंट है वो कैपेसिटर से फ्लो होगा। दूसरा आईआर करंट कुछ ना कुछ एक फ्लो होगा, यहाँ पे सभी को मैं नाम दे देता हूँ। आईआर करंट यानी कि रेजिस्टर में से करंट फ्लो होने वाला है, और ये जो करंट है इसको मैं नाम दूंगा आई डैश और इसको नाम दूंगा मैं आई डबल डैश। ठीक है, और इससे जो करंट फ्लो होगा इंडक्टर से उसको नाम दूंगा मैं आयन। ओके, सबसे पहले हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, यानी कि कौन से जगह पे दिया हम लोगों को, ये 40 करंट कैपेसिटर करंट दिया है और ये जो आई डैश वाला करंट है ये हम लोगों को दिया है। तो इसके हेल्प से हम लोग ये वाला जो करंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे नॉर्मल डीसी यूज मत करना, डीसी वाला जो करंट हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में है, तो नॉर्मल प्लेन एडिशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आईआर का वैल्यू है वो आईआर इज इक्वल टू आई डैश माइनस आई सी। ओके, ऐसा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसा मत कर देना, ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है अपना वो
एसी करंट, यहाँ पे डीसी करंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते, हम लोगों को मैग्नीट्यूड यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एंगल। ओके, तो जो आई डैश का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, आई डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर, है दोनों का मैग्नीट्यूड एडिशन होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे दिया है हमें फाई इज इक्वल टू, आई आर का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस आई सी कितना दिया है 4 का स्क्वायर ना, करेक्ट, ये है 4 का स्क्वायर। तो इससे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो रेजिस्टर करंट है वो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 एम्पियर। ओके, यहाँ तक कुछ स्टूडेंट को आता भी होगा, अच्छी बात है। आई आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ गया। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके, आई आर का वैल्यू यहाँ पे 3 एम्पियर मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे आगे, आई एल का वैल्यू वो देखेंगे, अरे यहाँ से तो 5 एम्पियर आ रहा है, इसके आगे भी 5 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ पे नीचे कितना जाएगा फिर, अगर ये 5 एम्पियर पीछे से आ रहा है और ये सारा का सारा करंट अगर आगे चला जा रहा है, तो आईएल में इंडक्टर में सिर्फ 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यहाँ पे 0 एम्पियर इन्होंने दिया भी है नहीं, लेकिन 0 एम्पियर है, यहाँ पे आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे टाइप के स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट्स का मिस्टेक हो गया, दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो देखेंगे, अरे चलो हम लोग मैग्नीट्यूड की तरह ही से मैग्नीट्यूड के हेल्प से इसको आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आई डबल डैश का वैल्यू है वो हो जाएगा आई एल स्क्वायर प्लस आई डैश का स्क्वायर। ओके, आई डैश का स्क्वायर, जैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम लोगों ने आई डैश का वैल्यू फाइंड किया था, सिमिलरली आई डबल डैश का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ये भी फिर से वही होगा, ये 5 है, अंडर रूट ऑफ ये कितना है आई एल का वैल्यू। ओके, आई एल का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपका आई एल का जो आंसर है वो कितना चाहिए, स्क्वायर। करेक्ट, इसका भी आंसर है वो आपका 0 एम्पियर हो जाएगा। करेक्ट, तो सेकंड स्टेप के स्टूडेंट का भी आंसर 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे 0 ही टिक करके आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे कैच है, यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। रेजिस्टर के बारे में या फिर रिएक्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर वोल्टेज यूजुअली हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं आरएलसी के केस में, ये होता है ना टोटल वोल्टेज जो रहेगा, टोटल वोल्टेज हम लोग लेते हैं V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस हम लोग ऐसे लेते हैं VL माइनस VC द होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग लेते हैं, या फिर टोटल अंडर रूट ऑफ दिस। करेक्ट, तो सिमिलरली हम लोग करंट के बारे में भी वैसा ही लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके लेता हूँ तो लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे वोल्टेज का लेते हैं वैसे सिमिलरली हम लोग करंट का भी ले सकते हैं। तो करंट के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि टोटल आई डबल डैश, क्योंकि ये जो आई डबल डैश करंट है ये सोर्स करंट हम लोग कह सकते हैं, यानी कि टोटल सर्किट को ये सप्लाई कर रहा है ये करंट। तो ये हो जाएगा इट इज आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर, दोनों का करंट है वो डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा। जैसे वोल्टेज या फिर रिएक्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सिमिलरली करंट का भी वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे है 5 इज इक्वल टू, इसलिए अभी आई आर का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ये होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस आई एल का वैल्यू पता नहीं है, माइनस आई सी का वैल्यू कितना है हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके, गिवन है यहाँ पे 4 यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर हम लोग लेफ्ट साइड पे लेंगे तो हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस आई एल माइनस 4 द होल स्क्वायर। करेक्ट, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, हम लोग सभी लोगों को पता है, आइडेंटिटी है यहाँ पे। तो आई एल माइनस 4 का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू है वो इक्वल टू होना चाहिए 4 के इक्वल। करेक्ट, तो आई एल माइनस 4 का वैल्यू अगर 4 के इक्वल होना चाहिए तो आई एल का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 8 एम्पियर। तो इंडक्टर करंट है वो यहाँ पे 8 एम्पियर होगा। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को वापस से कंफ्यूजन होगा, वीडियो एक बार वापस से पीछे करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इन द बिलो नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स इज, तो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस हम लोगों को कितना दिखाई देगा। तो सभी बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे, अरे यहाँ पे तो एक ही रेजिस्टेंस है, ये जो करंट सोर्स है इसको हम लोग ओपन कर देंगे और इसकी वजह से जो टोटल आर इक्विवेलेंट मिलेगा वो 4 ओम्स मिलेगा। यहाँ पे टिक करके आएंगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ओके, ये जो करंट सोर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, तो यहाँ पे इतना सिंपल तो आंसर नहीं होगा। तो क्या एक बार क्या हम लोग इसमें कैच है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इनपुट है वो I/4 हम सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें से I/4 है वो यहाँ पे जाएगा। तो रिमेनिंग जो करंट है, यानी कि कितना करंट होगा, रिमेनिंग करंट 3I/4, वो इतना जो करंट है वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टर में से फ्लो होगा। करेक्ट, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है और ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है। करेक्ट, तो इन दोनों का जो वोल्टेज रहेगा वो इक्वल रहेगा। करेक्ट, इन दोनों का जो वोल्टेज रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसका सबसे पहले वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, तो ये होगा R मल्टीप्लाई बाई इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये होगा 3I डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट। और इसका कुछ मैं रेजिस्टेंस है वो R डैश है वो कंसिडर करूंगा, क्योंकि दिया नहीं है तो इसका कंसिडर करूंगा मैं R डैश एंड मल्टीप्लाई बाई इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसका R का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, R का वैल्यू गिवन दिया है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 4, तो ये 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, और ये 3I है ना यहाँ पे, तो ये 3I इज इक्वल टू R डैश I डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं I यहाँ पे ले, यहाँ से I, ये भी I कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर इससे हमें R डैश का वैल्यू मिलेगा, वो होगा यहाँ पे 12 ओम। तो जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो उसका भी कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो रहेगा 12 ओम रेजिस्टेंस। बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है वोल्टेजेस, इसकी वजह से हम लोगों ने वोल्टेज कंपैरिजन किया, और इसका एक रेजिस्टेंस है वो हम लोगों ने अज्यूम किया, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन खुद से हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अभी ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट हो गए, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स का एक रेजिस्टेंस जो है 12 ओम का, और इसका एक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी सर्किट में, ये है 4 ओम्स का, और यही दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हम लोगों को मिलेगा R इक्विवेलेंट अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ द 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू 3 ओम्स। ये अपना करेक्ट आंसर है, 4 ओम्स यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है, ओके। आपको देखना पड़ेगा, ये इसका रेजिस्टेंस तो दिया नहीं, तो और ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ओपन सर्किट नहीं कर सकते, यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसके वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट है तो रिवाइंड करके देखना, या फिर मुझे क्वेश्चन कमेंट में पूछना, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, एंड अगेन सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, दोनों डिफरेंट एग्जाम में दोनों डिफरेंट ऑप्शंस थे, दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो, शायद इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी कुछ आ सकता है, इसलिए हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वोल्टेज सोर्सेस रहेंगे तो कोई भी एक सोर्स को हम लोग सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे, दूसरे सोर्सेस को हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे, यानी कि अगर वोल्टेज सोर्स रहा तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, अगर करंट सोर्स रहा तो उसको हम लोग ओपन सर्किट करेंगे, जो कोई भी दूसरा वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स रहेगा तो एक टाइम पे हम लोग एक ही अज्यूम करेंगे, फिर दूसरे टाइम पे दूसरा एक्टिवेट करेंगे, और फर्स्ट वाला है वो ऑफ कर देंगे। तो दोनों का जो इफेक्ट आएगा, जहाँ पे भी पूछा इसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज रहा या फिर करंट रहा, तो वो हम लोग इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे, और जो दोनों या फिर तीन जितने भी सोर्सेस रहेंगे उसका सभी का एडिशन करेंगे, ये होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग वोल्टेज के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, बायलैटरल एलिमेंट्स के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पैसिव एलिमेंट्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, करंट फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पावर कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका यूज है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यानी इन्होंने पूछा है नॉट एप्लीकेबल पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे पावर कैलकुलेशन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन रहेंगे सर्किट्स कंटेनिंग द डिपेंडेंट करंट सोर्स, सर्किट्स कंटेनिंग द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, नॉन लीनियर सर्किट्स या फिर लीनियर सर्किट्स, तो डिपेंडेंट सोर्सेस अगर रहेंगे तो भी उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग सुपरपोजिशन जो थ्योरम है वो लगा सकते हैं। लेकिन नॉन लीनियर सर्किट्स अगर रहा तो वहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम है वो नहीं लगा सकते, दोनों जगह पे नॉट एप्लीकेबल इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, when is the maximum power absorbed by the one network from the another network? The impedance of the one network is half of that of the other. Impedance of the one is complex conjugate of the other. The impedance of the one is equal to that of the other, या फिर only the resistive part of both are equal. तो एक सर्किट में से दूसरे सर्किट में मैक्सिमम पावर है वो कब ट्रांसफर होगा इन्होंने पूछा है। यहाँ पे ऑप्शंस में इंपेडेंस के बारे में कहा है, मतलब हम लोग इंपेडेंस, इंटरनल इंपेडेंस और इंपेडेंस का जो लोड में साइड में कनेक्ट करेंगे वही हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। सर्किट के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। ये एक इंपेडेंस है और ये एक दूसरा इंपेडेंस है, ये है ZTH और ये है यहाँ पे ZL। ओके, यहाँ पे ये वेरिएबल है, यानी कि कंप्लीट का कंप्लीट ZL वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे जो RL प्लस JXL है वो दोनों हम लोग वेरी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, XL भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, और जो ZTH का वैल्यू है इट इज अ एडिशन ऑफ RTH प्लस J टाइम्स ऑफ द XTH, यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रिएक्टेंस। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर ZL कंप्लीट का कंप्लीट वेरिएबल है, मतलब RL भी हम लोग वेरी कर सकते हैं और XL भी हम लोग वेरी कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर केस में जो ZL का वैल्यू रहेगा, यानी कि लोड इंपेडेंस का वैल्यू रहेगा, वो थेवेनिन इंपेडेंस का
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लोग यहाँ पे लेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने की वजह से क्या हो जाएगा, जो कोई भी इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। इसके वजह से जो इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों के दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू वो यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर दोनों अगर वेरिएबल हो सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे ऑफ द अदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली महाजनको के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3-4 टाइप के यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं। थेवेनिन ZTH ही है, थेवेनिन ZTH है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है वो सिर्फ यहाँ पे RL एंड XL में से, RL एंड XL में से सिर्फ जो RL का वैल्यू है वही यहाँ पे वेरिएबल होगा। मतलब एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे सर्किट में, ये ZTH है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है और ये रिएक्टेंस का वैल्यू। ठीक है, इसमें से जो रेजिस्टेंस है ना वही सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल है और जो JXL का वैल्यू है ना वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर RL का वैल्यू आपको पूछा, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो RL का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस जो दोनों के दोनों रिएक्टेंसेस है उन दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे। अगर नहीं पता है तो अपने कॉपी में लिख लेना, शायद पूछा जा सकता है। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में अभी R अपना फिक्स रहेगा, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स रहेगा, लेकिन जो XL का वैल्यू है वही हम लोग वेरी कर सकते हैं। RL का वैल्यू है वो यहाँ पे फिक्स रहेगा, JXL का वैल्यू हम लोग यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। एंड ZTH इज कंसिस्टिंग ऑफ RTH प्लस XTH। यहाँ पे अभी XL का वैल्यू हम लोगों को पूछा, यहाँ पे XL का वैल्यू पूछा तो वो रहेगा XTH का कॉन्जुगेट। XL का वैल्यू रहेगा XTH का कॉन्जुगेट। डायग्राम आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, इसका भी डायग्राम आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। एंड द थर्ड ऑप्शन इज जो जेनको के एग्जाम में पूछा गया था कि इम्पीडेंस तो अपना ZTH है, लेकिन जो अपना लोड दिया है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। यहाँ पे जो लोड है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा RL का वैल्यू विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH मतलब अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर। ओके, तो ऐसे 3-4 टाइप के आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। AC में आते हैं, AC पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक बार RL हम लोग वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे X कांस्टेंट रहेगा, एक बार R कांस्टेंट रहेगा और X वेरी कर सकते हैं, एक बार XL प्रेजेंट ही रहेगा, सिर्फ R रहेगा। और जो अपने को गिवन दिया था क्वेश्चन में R और X दोनों के दोनों वेरिएबल है, उस पर्टिकुलर केस में लेना हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर कंज्यूम बाय अ कॉइल इज 300 वाट when connected to a 30 volt DC source and 108 watt when connected to a 30 volt AC source. The reactance of the coil is. तो एक कॉइल दिया है, इस कॉइल में क्या होता है, एक सीरीज रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट रहते हैं, ये R और ये X का वैल्यू। उन्होंने सबसे पहले 30 वोल्ट DC सोर्स दिया है, तब ये जो कॉइल है वो कंज्यूम कर रहा था 300 वैट्स। तो जब हम लोग इसको DC सोर्स देंगे फॉर कंडीशन 1 लेंगे, यहाँ पे 30 वोल्ट DC सोर्स रहेगा, तब जो X का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 ओम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा L का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ना होने के वजह से। तो हमें R का वैल्यू इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना भी पावर कंज्यूम हो रहा है वो, वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 मतलब कितना है 900 डिवाइडेड बाय 300 विच इज इक्वल टू 3 ओम्स। तो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से पता चल गया विच इज नथिंग बट द 3 ओम। अभी आया अपना कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या हो रहा है, अभी हम दे रहे हैं 30 वोल्ट AC, तो यहाँ पे दोनों का दोनों पिक्चर में रहेगा। यहाँ पे चाहिए तो मैं ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पे डायग्राम आपके लिए। ये हो जाएगा यहाँ पे 30 वोल्ट का DC सोर्स, 30 वोल्ट का AC सोर्स, ओके 30 वोल्ट का AC सोर्स, ये हो गया यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे होगा X का वैल्यू X ओम्स। इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो होगा यहाँ पे I। ठीक है, I का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। करेक्ट, इससे करंट का वैल्यू फाइंड आउट मिलेगा। और अगर हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना तो ये हो जाएगा I स्क्वायर टाइम्स ऑफ द R, क्योंकि जो पावर कंजम्पशन होगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होगा, वो रिएक्टेंस में पावर जो डिसिपेशन है वो नहीं होगा। तो इससे I स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस X स्क्वायर और टाइम्स ऑफ द कितना है R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू कितना पावर कंज्यूम हो रहा है 108 वाट, तो हो जाएगा 108। तो अगर आप ये कंप्लीट सॉल्व करोगे, इजी कैलकुलेशन है, तो आपको आंसर मिलेगा 4 ओम्स, यानी कि रिएक्टेंस का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा 4 ओम्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड विद अ शॉर्ट सर्किट and the current sources are replaced with the open circuit,
leaving the dependent source in the circuit, then the theorem is applied is तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा गिवन फॉर ऑप्शंस में से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो नेट पे सर्च करना ऐसा कौन सा डेफिनेशन है और हमें नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइज टू द सर्किट। यहाँ पे अप्लाइज कहा है, नॉट अप्लाइड नहीं कहा है, तो कहाँ पे अप्लीकेशन होगा इसका। ऑप्शंस देखते हैं। लीनियर एलिमेंट्स ओनली, नॉन लीनियर एलिमेंट्स ओनली, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एंड ऑप्शन डी है लीनियर में नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे जगह पे यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल द सर्किट। तो कौन से सर्किट में यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ वो एप्लीकेबल नहीं होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, लंप पैरामीटर्स, पैसिव एलिमेंट्स या फिर नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होता है? अपने पावर सिस्टम में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं उसमें होता है कि 100 ओम्स पर किलोमीटर या फिर 1000 ओम पर किलोमीटर, ऐसे टाइप की जो आपको पर किलोमीटर के बेसिस पे, यानी कि जो कोई भी रेजिस्टेंस है वो हर एक किलोमीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो पर्टिकुलर केसेस में हम लोग जो किरचॉफ्स लॉ है वो नहीं लगा सकते। लंप पैरामीटर्स मतलब जो कोई भी हम लोग शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करते हैं या फिर मीडियम लाइन कंसीडर करते हैं, वहाँ पे जो कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन में जो कोई भी रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस आता है वो सभी का सभी इफेक्ट हम लोग एक ही जगह पे कंबाइन करके उसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं लंप पैरामीटर। दैट मीन्स ऑल द पैरामीटर्स आर लंप टुगेदर, मतलब एक साथ में हम लोग उसका जो इफेक्ट है वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे लंप पैरामीटर्स में हम लोग वहाँ पे इजीली किरचॉफ्स लॉ है वो लगाते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं पैसिव एलिमेंट्स यानी कि आरएलसी, उसमें भी लगाते हैं। और नॉन लिनियर रेजिस्टेंसेस, लिनियर रेजिस्टेंसेस में हम लोग लगा सकते हैं। रेजिस्टेंसेस अगर रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में हम लोग किरचॉफ्स लॉ है वो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 वोल्ट। The terminal voltage drops to 20 volt when the load of 15 ohm is connected across the open circuit terminals. What is the internal resistance in ohm of the source? ये भी एक इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इन्होंने कहा था ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 वोल्ट एंड द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप टू 20 वोल्ट। यानी कि जहाँ अगर हम लोगों ने ओपन सर्किट रखा और वहाँ पे टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट किया तो हमें 30 वोल्ट मिल रहा है ओपन सर्किट में, और अगर वहाँ पे 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया टर्मिनल पे तो जो वोल्टेज हम लोगों को मिला है टर्मिनल पे ही वो 20 वोल्ट हम लोगों को मिला है, 10 वोल्ट से ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करूंगा, कुछ ना कुछ एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कंसीडर करूंगा, करेक्ट। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब भी यहाँ पे ओपन सर्किट है तब हमें यहाँ पे 30 वोल्ट है वो यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ओपन सर्किट पे 30 वोल्ट मिल रहा है। ओपन सर्किट में अपना करंट कितना रहेगा? करंट का वैल्यू रहेगा 0, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब जो कोई भी वोल्टेज सोर्स है अपना वो भी 30 वोल्ट का ही यहाँ पे रहेगा। तो इन्होंने जो ईएमएफ है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है अपना वो 30 वोल्ट का डायरेक्टली नहीं दिया, इन्होंने इनडायरेक्टली दिया है। तो आपको ये क्रैक करते आना चाहिए। कभी कभी सर्किट हम लोगों को नहीं देते क्वेश्चन के साथ साथ, तो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वर्बल यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन, तो हम लोगों को वो इंटरप्रेट करते आना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या पूछा है। तो वोल्टेज सोर्स तो हमारे पास अभी आ गया है और अभी सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्या कहा इन्होंने? अभी लोड टर्मिनल पे 15 ओम्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सपोज यहाँ पे 15 ओम्स यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 30 वोल्ट यहाँ पे सोर्स वोल्टेज रहेगा और टर्मिनल पे हमें मिल रहा है 20 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस अभी मिल रहा है हमें 20 वोल्ट। तो सिर्फ वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो हम लोगों को इजीली आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? V ना, हाँ, तो 20 वोल्ट है यहाँ पे, तो 20 वोल्ट इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ द 15 डिवाइडेड बाय R प्लस 15। ओके, ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको R का आंसर मिलेगा 7.5 ओम्स। ओके, ये हो गया एक अप्रोच। सेकेंड अप्रोच आप क्या कर सकते हो? ओके, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 30 वोल्ट सोर्सेस है, यहाँ पे अगर 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है मतलब यहाँ पे इसके अक्रॉस, ये रजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट ड्रॉप होगा, करेक्ट। और अगर ये सिंपल सर्किट है, वोल्टेज यहाँ पे अगर 20 वोल्ट पे अगर 15 मिल रहा है तो मतलब वोल्टेज अगर 20 का 10 हुआ तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आधा हो जाएगा, क्योंकि करंट तो दोनों में से सेम फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 20 वोल्ट की जगह पे हमें 10 वोल्ट अगर यहाँ पे मिल रहा है आर की जगह पे, तो 15 ओम्स का भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा। वोल्टेज अगर हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी 15 का हाफ 7.5 ओम्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
या फिर आप वोल्टेज डिवीजन रूल से भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नेटवर्क हैज अ डैश बिटवीन द टू नोड्स, कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड इज यूज इंस्टेड ऑफ द नोडल एनालिसिस। तो अगर दो नोड के बीच में क्या कनेक्ट रहेगा, दो नोड के बीच में क्या कनेक्ट रहेगा, तब हम सुपर नोड का जो कंसेप्ट है वो लगाते हैं। वोल्टेज सोर्स रहेगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा, या फिर रेजिस्टर रहेगा। जिनको पता है वो तो डायरेक्टली टिक करेंगे, जिनको नहीं पता है वो देखेंगे अरे यहाँ पे दो बार करंट सोर्स पूछा है तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ करेक्ट आंसर होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वोल्टेज सोर्स। अगर दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो वहाँ पे हम लोग सुपर नोड कंसेप्ट है वो लगाते हैं। एक बार डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये जो राइट साइड पे है ये सुपर नोड का कंसेप्ट है, यह है सुपर नोड का कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे है नोड नंबर 1, यहाँ पे है नोड नंबर 2, और नोड्स पे हम लोग वोल्टेज एक्चुअल में फाइंड आउट करते हैं। और इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट रहेगा तो हम लोग यहाँ पे सुपर नोड कंसेप्ट है वो लगाते हैं। ये जो कंसेप्ट है लेफ्ट साइड पे ये है सुपर मेश का कंसेप्ट। सुपर मेश का कंसेप्ट ये कब आता है, जब दोनों के बीच में एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कनेक्ट रहेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ये मेश होता है, ये एक सेकेंड मेश होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर करंट सोर्स है तो एक पर्टिकुलर मेश में हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंटरनल मेश में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मेश है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों को पता होना चाहिए। तभी हम लोग ये लूप में केवीएल लगा सकते हैं और हम इस मेश का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करंट सोर्स होने की वजह से हम एक कंप्लीट मेश का वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड आउट करते हैं, और इन दोनों का जो करंट एडिशन रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा। तो ये होता है सुपर मेश का कंसेप्ट, ये होता है सुपर नोड का कंसेप्ट। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, आप इसका भी प्रैक्टिस कर लें। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ I1 एंड I2 आर टू करंट सोर्सेज दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सेम डायरेक्शन, देन द टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी I1 प्लस I2, I1 माइनस I2, I1 I2 का मल्टीप्लीकेशन, या फिर सच कंडीशन इज नॉट वैलिड कंडीशन। तो क्वेश्चन देख के डायरेक्टली आंसर मत कर देना, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना। क्या कहा है, I1 और I2 दो करंट सोर्सेस है दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, मतलब कुछ ऐसा मैं सर्किट ड्रॉ करूंगा, ये एक यहाँ पे करंट सोर्स है, एक यहाँ पे दूसरा करंट सोर्स है, और दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, तभी इन्होंने इसका नाम I1 और I2 दिया है। और ये कुछ आगे सपोज एक सिंपल रेजिस्टर से कनेक्ट कर दो, आपको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे ये पर्टिकुलर सर्किट में यहाँ पे कनेक्टेड है। ये है R1 और ये है R2 का वैल्यू। तो दोनों करंट सोर्सेस, मतलब ये पर्टिकुलर सर्किट में ये कुछ ना कुछ करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा और ये दूसरा करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। हम सभी लोगों को पता है कि सीरीज में करंट है वो सेम होता है, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि I1 और I2 का वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली नहीं दिया है, लेकिन हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि I1 और I2 का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो एक सीरीज सर्किट में दो डिफरेंट करंट है वो नहीं आ सकते। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सच कंडीशन इज नॉट वैलिड कंडीशन। ये इनवैलिड कंडीशन है, ऐसा सर्किट कभी बन ही नहीं सकता। अगर बनेगा तो आपको I1 और I2 का वैल्यू है वो इक्वल देना पड़ेगा, और अगर इक्वल है तो दोनों करंट सोर्स लगाने का कोई फायदा भी नहीं है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द अबाव सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आजकल पूछे जा रहे हैं। आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपको कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट दिखाई दिया ना, तो आपको समझ जाए कि आपका आंसर है वो 2 मिनट में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट सी है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा, तो ये जो पॉइंट है सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, इसको नाम दिया है डी। अरे क्यों नाम देना है डी, अगर दोनों शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो इसको भी नाम सेम ही नाम दो ना, सी नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम नाम ही दो ना। तो आपको फाइंड आउट कहाँ पे करना, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मिलूंगा मैं ए, ऐसे ही ड्रॉ करना हमेशा, एक ए जिसके बीच में फाइंड आउट करना है, उन दोनों को यहाँ पे लिख लो। और अभी ए और सी के बीच में एक 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये सी पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। ए और सी के बीच में एक 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, अच्छी बात है। उसके बाद है बी और सी के बीच में, ओके, एक रेजिस्टेंस हट गया 15 ओम का। उसके बाद है बी और सी के बीच में यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा और कनेक्ट करूंगा आगे यहाँ पे सी से, ओके, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। सेकेंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे ए और सी के बीच में, ओके, यहाँ पे मैंने सी नाम दिया है। ए और सी के बीच में अगेन 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए और सी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब इसके पैरेलल में आ जाएगा। और जो फोर्थ रेजिस्टेंस बचा, यह बचा भी बी और सी के बीच में जो है 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो बी और सी के बीच में मतलब यहाँ पे ही यहाँ पे पैरेलल हो गया, ये हो गया 6 का, ये हो गया यहाँ पे 4 का। आसान से ये दोनों पैरेलल सॉल्व कर दो, आपको आंसर है वो मिल जाएगा। 15 और 10 का पैरेलल कितना हो जाएगा,
15 क्रॉस 10 का ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6 ओम, और नीचे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 10, मतलब हो जाएगा 2.4 ओम्स। और ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये अभी हो जाएंगे सीरीज में कनेक्ट, क्योंकि ये एक, चलो दिखाई देता हूँ, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ये ऐसे, ये 6, ये 2.4, और यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करने के दोनों का एडिशन, ये हो जाएगा 8.4 ओम्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सारे चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो एक ज़रूर से लाइक कर देना। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, और ऐसे ही हम लोग जो कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंसेप्ट आपको पता है लेकिन आप वहाँ पे शायद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है वो कर सकते हो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग ये कंप्लीट सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। आगे भी आने वाले, अगर आपको जल्द से जल्द आगे आने वाले टॉपिक्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। और अगर आपने कुछ नया सीखा हो इस कंप्लीट वीडियो से तो हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।